हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई विद कविता मैम पे। गाइस, ये सिक्स स्टैंडर्ड की बुक है, हिस्ट्री की बुक है। जो भी स्टूडेंट एसटेट का टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, जिसमें स्टैटिक जीके आती है, उसमें भी इनमें से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके ये सेकंड चैप्टर है हरियाणा बोर्ड की जो बुक है, यानी हरियाणा बोर्ड का जो करिकुलम होता है उस पे बेस्ड ये क्लास रहने वाली है। और इसमें क्या है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है मैं वो डाल चुकी हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि ये लंबा चैप्टर था तो इसकी काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी। तो पार्ट वन मैं डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। और गाइस, इसकी जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए सीडीपी की क्लास डाली हुई है। एक बार आप उन सीडीपी की क्लास को देखना, जिस साइकोलॉजी, और उसमें थ्योरीज डाल रखी हैं, आप देखना बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद नोट्स के साथ बनाई हुई है। और साथ में मैंने उसमें क्वेश्चन भी लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप एक बार उन क्लासेस को जरूर देखें। और यहाँ पर हम बात करेंगे ये वैदिक काल जो है चैप्टर का नाम है। और इसमें वैदिक काल मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उत्तर वैदिक काल में हम वर्ण व्यवस्था करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखिए कि ऋग्वेद की भांति समाज जो है वर्णों में विभाजित था, परंतु इसका आधार अब भी कर्म ही था। शूद्रों के साथ भेदभाव नहीं होता था, छुआछूत की भावना नहीं होती थी। वैश्य यानी इस टाइम पे क्या होता था कि जो समाज था ना वो वर्णों में बटा हुआ था। और उसमें क्या था कि इसमें जो है ना कर्म की प्रधानता थी, यानी कर्म पर ही जो है कर्म के हिसाब से ही वो क्या करते थे, उसका वर्ण में बढ़ जाता था। सूत्रों के साथ इसमें मतलब जो शूद्र होते थे, यानी जो लोअर उसमें होते थे, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता था। छुआछूत की भावना भी नहीं थी उसमें। मतलब आप ये नहीं था कि जैसे आपने अपने जो बड़े बुजुर्ग है घर के, उनसे कभी सुना होगा कि जो ब्राह्मण लोग थे वो जो लोअर कास्ट थी उनके साथ जो है भेदभाव करते थे। लेकिन उसमें उत्तर वैदिक जो व्यवस्था थी, उसमें उत्तर वैदिक काल में क्या था कि ये छुआछूत की भावना उसमें नहीं होती थी। विश्वदेव यज्ञ में लगे आर्यों के लिए शूद्रों द्वारा भोजन बनाने का प्रावधान भी दिया था। यानी उसमें क्या था, शूद्र जो है वो भोजन वगैरह भी जो है आराम से बना सकते थे। अर्थवेद में सभी वर्णों की कीर्ति के लिए जो है कामना मिलती थी। अब यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म पर आधारित होगी, यानी उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे फिर क्या हुआ कि जन्म पर आधारित होने लगी और वे परिवर्तनशील थे। हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे आप यहाँ से देखिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बाद में वह क्षत्रिय बन गए थे, और वैश्य कुल में जन्म लेकर लिया, परंतु बाद में ब्राह्मण। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो जन्म पर आधारित न होकर फिर वो क्या हो गया था, चेंज आ गया था। यानी वो जैसे जो भी कर्म करता था उसी हिसाब से। आप आजकल देखा होगा कि पंडिताई जो है सिर्फ पंडित ही नहीं करते, और भी जो अदर कास्ट है वो भी जो है पंडिताई करती हैं। ये आश्रम व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल की। अब उसमें वैदिक काल में भी सेम ही दिया हुआ है, और उत्तर वैदिक काल में भी सेम ही दिया हुआ है। ये जो ब्रह्मचार्य ग्रस्त उसमें ऊपर मैं समझा चुकी हूँ। जो इससे फर्स्ट पार्ट है वो वैदिक काल में ब्रह्मचार्य जो होता है वो 1 से 25 का है, ग्रस्त वही सेम 25 से 50, वामप्रस्थ भी जो है सेम 50 से 75 तक है, और संन्यास जो है 75 to 100 वर्ष तक ही आपका क्या रहेगा, आपका संन्यास रहता है। संन्यास इन द सेंस यहाँ पर आप क्या करोगे, आप मोक्ष प्राप्ति के लिए आप जो है भगवान जी की पूजा में लीन रहोगे। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, इस एज में जाके आपका जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन ढूंढते हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। ये पुरुषार्थ जरूर ध्यान रखने हैं। ये पूछेंगे कि ऐसे कौन से पुरुषार्थ थे उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल में बताए गए हैं। तो ये 4 थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि इसमें जो है नियमों और इसमें क्या करना है, मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नीतियों और नियमों को सीखना और शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। और इसमें क्या था, मनुष्य जीविका और अपने बच्चों के पालन पोषण का करता है, सामाजिक निहित कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वानप्रस्थ का कि ऐसा कौन सा वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के आधार पर बताइए कि सामाजिक कार्य में निर्धारित मनुष्य क्या मतलब कि कौन से उसमें रहता था। तो ये आपका कौन सी अवस्था में रहता था, वानप्रस्थ अवस्था में होता
होता था। इसमें जो है वो क्या करता था, गृहस्थ आश्रम जब के साथ-साथ जो है सेविका कार्य में भी जो है समाज सेवा के कार्य में भी वो लगा रहता था। ये चीज़ें उसमें सेम सिमिलर ही है, ठीक है? इसमें नीति और नियमों का आप स्कूल में जाते हैं तो रूल और रेगुलेशन आपके साथ-साथ चलते हैं, तो इसीलिए इसमें नीति और नियमों का जो है या शिक्षा ग्रहण सबको पता है, लेकिन नीति और नियमों को ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मचारी में होता था जिसमें बच्चा स्कूल कॉलेज करता है। अब आता है संस्कार। संस्कार जो होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है 16 संस्कार का जो है उस टाइम पे प्रचलन था। ये ध्यान रखना है कि कितने संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं। खान-पान इस काल में सात्विक भोजन होता था, भुने हुए अन्न का प्रयोग से सत्तू, तिल, खीर, खिचड़ी का सेवन जो है आम बात थी। तो ये का जो है इसमें क्या था, सात्विक यानी जो बिल्कुल ही शुद्ध खाना होता था। इसमें तिल, खीर, खिचड़ी और सत्तू का जो है इसमें प्रयोग होता था। ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, मैं बार-बार बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है एक कॉन्सेप्ट के साथ इसमें जो है इसका विद एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ जो है ये चैप्टर करवाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको ना, ये जो बुक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कीजिए। ठीक है? उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। अब आता है वेशभूषा। इस काल में रंगीन वस्त्रों का प्रचलन हो गया था। केसर आदि प्राकृतिक तरीकों से ही वस्त्रों को जो है रंगा जाता था। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग होने लगा था। लोगों को सजने-संवरने का शौक था। स्त्रियाँ अनेक प्रकार के आभूषण जो है धारण करती थी। पुरुष ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है। ठीक है? हाँ, ये पूछ सकता है कि क्या जो उसको कपड़ों को जो रंगने का काम है वो कैसे किया जाता था? केसर का जो एक नेचुरल वो है, उससे इसको किया जाता था। मनोरंजन के उनके साधन क्या थे? बाहर खेलने के लिए रण-दौड़, घुड़सवार, शिकार, मल्लयुद्ध, पशुओं की लड़ाई, ये सब इसके जो हैं, ये ज़रूर कर लेना। डिफरेंसेस जो होते हैं ना इनका, जो मनोरंजन का साधन, ये वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का जो मनोरंजन का साधन है, वो थोड़ा दोनों का डिफरेंस है। ये घुड़दौड़, रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करना, ये सब उसमें था, लेकिन पशुओं की लड़ाई वगैरह जो है इसमें ऐड ऑन हो गया। घर में खेले जाने वाले खेल जैसे चौपड़, संगीत, नाटक, ये सब आप जो है घर के अंदर खेले जाते थे, यानी ये आउटडोर वो थी, ये इंडोर थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। घनी धनी और राज परिवारों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा, विवाह पर पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। वे शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी इस तरह का कोई भी काम इसमें नहीं होता था। ये आपको यहाँ से ना बिल्कुल ध्यान देना है। ये चीज़ है ना, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जिसको मैं बिल्कुल बार-बार प्रेशराइज़ करती हूँ ना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, वैदिक काल जो ये सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ये वैदिक काल में नहीं बताया गया, ना ही वैदिक काल में था, ना उत्तर वैदिक काल में थी। ये बाद में आई है। जितनी भी सती थी और बाल विवाह और पर्दा प्रथा ना, ये हमारे हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया इनको। वे शिक्षा ग्रहण करती थी और गार्गी याज्ञवल्क्य का वाद विवाद से भी सिद्ध होता था कि उस काल में जो है स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार था और वे विदुषी भी होती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उस टाइम पे जो है पर्दा प्रथा, ये हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया। ये जो हिंदू ग्रंथ होते हैं ना, हिंदू धर्म में ये चीज़ नहीं थी। इस काल में समाज का नैतिक पतन होना आरंभ हो गया था। राजभवनों में शराब, नाच, गाना, जुआ आदि का प्रचलन हो गया था। ये ध्यान देनी है कि नैतिक पतन जो है उत्तर वैदिक काल में पता हुआ था। पतन की बात उसमें नहीं की गई थी। तो ये राजभवनों में जो शराब वगैरह अगर ये जो बुरी लत आ गई थी, तो उससे क्या होगा, पतन होना आना स्टार्ट हो गया था। अब ये चीज़ आपको वो दिया गया है कि ये एक्टिविटी वगैरह कैसे करनी है बच्चों के लिए। आर्थिक जीवन, अब उनका उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था, ये देखिए जरा। इस काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। ये वैदिक काल में भी बताया गया। इस काल में कृषि की जोत बहुत ही बढ़ गई थी। हल का आकार बड़ा हो गया था। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। ऐसे हलों का प्रयोग मिलता है जिसे 24 बैल खींचकर, ये वाला आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसे ऐसा मतलब किस काल में हुआ था कि जिसमें 24 बैल जो है खींचकर उसको जो खींचते थे, तो 24 थे। जो चावल, मूंग, उड़द और गेहूं, ये आपका हिस्ट्री में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जो वो फसल थी जो इसको वो उगाते थे। तो जो चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं, ये पांचों फसल आपको याद रखनी है। ऋतुओं के अनुसार फसल को बोया काटा जाता था। जो यव सर्दियों में बोया जाता था और गर्मियों में काटा जाता था। अब देखो, ये जो तो सबको पता है, लेकिन ये जो को यव का भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखना। सतपथ ब्राह्मण में कृषि के विभिन्न कार्य
कार्य जुताई, बुआई, सिंचाई का और कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख करता था। आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, स्पीड इसलिए ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मैं स्लोली कराऊँगी ना तो इसमें बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और इतनी लंबी वीडियो ना बने तो इसीलिए इसको ना थोड़ा स्पीड है। इसमें यूट्यूब में फंक्शन होता है, उसमें जाकर आप क्या करना है उसको 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ जाकर स्पीड को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि ये कम से कम टाइम में करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हिस्ट्री के चैप्टर हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड रहेगी इसमें। उत्पादन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग हो जाता था, ये सब चीज़ें वही सेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कृषि को रोगों और ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग, ये आपको आजकल भी देखने को मिलता होगा कि बारिश नहीं होती तो क्या-क्या वो करते हैं। अब आता है पशुपालन। इस काल में जो है गाय का काफ़ी महत्व बढ़ गया था। गाय का ऊपर भी बताया गया है, उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया था। इस काल में हाथी और ऊँट भी पाले जाते थे। घोड़ा, सूअर, गधा, कुत्ता अन्य काम पशुओं को से किए जाते थे। तो जो गाय का है वो उसमें भी था, वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी जो है गाय का इसमें बताया गया। उद्योग धंधे व सैनिक संहिता में हमें विभिन्न व्यवसाय का उल्लेख मिलता है, जिनमें रथकार, स्वर्णकार, चमकार, लोहार, कुम्हार, जुलाहे, धोबी, वधिक, नट, गायक, गोप, सूत नाई, ज्योतिषी आदि इनमें प्रमुख थे। उद्योग धंधे इनमें जितने भी आपके होते हैं उसमें उस टाइम पे सुनार भी था, उसमें ये जो चप्पलें वगैरह ठीक करते थे वे भी थे, जो ये आपके लोहे के सामान बनाते थे, ये जो कुम्हार जो मटके वगैरह बनाते सब उसके अंदर थे। धातु उद्योग है, इस काल में सोना, हिरण्य, लोहा, कृष्ण, अयस्क, तांबा, लाल अयस्क, चांदी, टीन, शीशा आदि का भी प्रयोग का भी जो उसमें पता चलता है। ये सब चीज़ों का पता चलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको हिरण्य हिरण्य पूछ लेगा, हिरण्य हिरण्य उसका पता है ना, उसको हिरण कहते हैं, सोने का हिरण जो है उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? ये एक बस एक थोड़ा सा ना याद करने का तरीका है कि सोना ना पूछ के वो पूछ ले हिरण्य बताइए कौन से काल में जो है काम होता था, तो हिरण्य आप कंफ्यूज ना होता, इसीलिए स्वर्ण ही वो सोने का हिरण है ना, तो हिरण हिरण से आपको याद रह जाएगा। लोहा क्वेश्चन ऐसे जैसे ऐसे को लोहा कहते हैं, आपको पता ही होगा। तांबा जो है लाल ऐशक बोला जाता है, फिर ये टीन ये वगैरह ये जो चीजें हैं इनका भी उसमें जो है पता चलता है, इसका ध्यान रखना। धातुओं से आभूषण, कृषि संबंधी उपकरण, बर्तन और लड़ाई के अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते हैं। व्यापार क्या था? व्यापार में आप देख सकते हैं इस काल में समान व्यवसाय करने वाले एक संघ में संगठित हो जाते थे। साहित्य में ऐसे अनेक संघों का उल्लेख मिलता है, इनके अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता है। अब इनका जो वो था अध्यक्ष था उसको क्या बोला जाता है? श्रेष्ठी बोला जाता है। इस काल में निष्क, शतमान, का कर्षण आदि जो मुद्राएं थी, इकाइयों का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था। सौ पतवारों का वाली बड़ी-बड़ी नावों का भी उल्लेख मिलता है। पहाड़ी प्रदेशों से भी व्यापार होता था और ये सब चीज़ें मतलब ये आप कॉमन चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि वैदिक काल में क्या बताया गया है और उत्तर वैदिक काल में क्या बताया गया है। क्योंकि ये पूछा जाता है, कंपैरिज़न पूछ लेता है कि बताइए कि उत्तर वैदिक काल का ये जो राजनीतिक जीवन है और इसका ये सब पूछता है उसमें। फिर आता है कि इस काल में पहले जो देवता थे इंद्र, वरुण और अग्नि का जो है महत्व इसमें देखो उसमें इसका महत्व बताया गया है, इसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है। लेकिन ये कहता है कि इसमें उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे क्या हो गया था, इनका घटना शुरू हो गया था। इंद्र, वरुण और अग्नि नए देवता की आराधना आरंभ हो गई थी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो था इसमें सबसे ऊपर आ गया था, जो कि आज भी है। ठीक है? तो पहले वैदिक काल में क्या था, इंद्र, वरुण और अग्नि का ज्यादा महत्व था, लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में आके क्या हो गया, ये घटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है? योगों की प्रधानता थी इसमें, यज्ञ की जो ये तो यज्ञ आपका वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी जो था इसमें यज्ञ काफी महत्व दिया गया है इनको। यज्ञ वेदियों की रचना उसके संचालन के लिए पुरोहितों का होना, कई दिनों तक चलने के कारण यज्ञ आम जनता तक की पहुंच से भी दूर हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों ने प्रधानता बना ली थी, जिनमें घर के कार्यों के साथ-साथ महायोगों के ऐसे विधान बनाए गए थे जिनकी कल्पना साधारण मनुष्य की सोच से बाहर था। इन कर्मकांडों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का भी विधान नहीं था, बल्कि उसे अनेक कर्म दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी, यानी आप जो आजकल देखा होगा आप मतलब खाली ये नहीं है कि उसके जन्म मृत्यु तक है, बल्कि उसकी जो कर्म वगैरह जो है या उसकी आत्मा की शांति के लिए भी जो है ये यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह करवाए जाते थे।
अब आता है तपस्या। इस काल में शरीर को कष्ट देने के तथार्था तपस्या की भावना का विकास हुआ था। सत्य की उत्पत्ति तप से की हुई थी। तप के द्वारा देवताओं को भी वश में किया जा सकता था। तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करके अनेक मनुष्यों ने स्वर्ग को भी जीता है। प्रजापति ने भी तप के द्वारा ही सृष्टि की रचना की थी। इस काल में अनेक ऋषियों द्वारा घोर तपस्या का उल्लेख किया गया। ये चीज तो आप लोगों ने जितनी भी आपने ये जितनी भी देवी देवताओं के सीरियल्स आते हैं उसमें भी देखा होगा कि तपस्या से क्या क्या हो सकता है, वो सब इसके अंदर उल्लेख किया गया है। अब कहता है कि लोगों में अंधविश्वास, इसमें क्या था कि जो उत्तर वैदिक काल था ना, इसमें लोगों में ना अंधविश्वास बढ़ने लगा था। ठीक है। भूत प्रेत में विश्वास उनका जो है बढ़ने लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसमें जो है भूत प्रेतों में विश्वास बढ़ने लगा था। जादू टोना मंत्र में उनका जो है काफी, जो आज भी है, आज भी लोग भले ही पढ़े लिखे हो लेकिन इन चीजों में काफी जो है किसी ने कुछ बता दिया तो उसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो भाग लेते हैं। अर्थवेद में भूत प्रेतों से भी रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का जो है, इसमें अर्थवेद मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी कर्म कांड भूत प्रेतों की जितने भी चीजें होती हैं वो अर्थवेद में जो है पाए जाते हैं। जादू टोने वगैरह का रोगों को दूर करने के लिए भी तंत्र मंत्र का जो है सहारा लिया जाता है। आपने देखा होगा कि इसको वहां ले जाओ, इसकी बीमारी डॉक्टर की नहीं है। आजकल भी लोगों में ये चीजें बनी हुई है, भले लोग कितने ही अ, पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ से आपके अंदर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है। दार्शनिकता, यहाँ पे दार्शनिकता देखिए क्या कहता है। दार्शनिकता में इस काल में एक और कर्म कांड और गौ तपस्या की क्रिया हो रही थी, तो दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा था जो शांति और ज्ञान की खोज में लगा हुआ था। उपनिषदों में इस आध्यात्मिक चिंतन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, जो मैं बताती जाऊं उसको अंडरलाइन करके और नोट डाउन कर लीजिए। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, मोक्ष आदि जो इसके मुख्य विषय माने जाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। दर्शन की 6 आस्तिक जो व्याख्याएं ढूंढी जा सकती हैं इसमें, जैसे सांख्य दर्शन, ये जरूर पूछा जाता है। ये 6 की 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल अंडरलाइन जो है कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं, अर्थात वेदों का निचोड़। जो उत्तर मीमांसा है ना, इसको इसमें पूछा जाता है कि बताइए बताइए कि कौन सा दर्शन ऐसा है जो जिसे वेदांत कहते हैं। तो उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। ये सभी वेदों का निचोड़ कहा जाता है। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा वो दर्शन है जिसको वेदों का निचोड़ कहा जाता था। उत्तर मीमांसा को जो है वेदों का निचोड़ कहा जाता है। ये सभी व्याख्याएं संसार को माया जाल बांधती है। ब्रह्मा और एवं जीव को समझने के लिए छंदोग्य उपनिषद में पिता पुत्र संवाद का वर्णन है, जिसमें उदालक यानी पिता अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाता है कि कोई ना कोई वस्तु अवश्य है जिसे जगत की उत्पत्ति हुई है। उसकी कल्पना की जा सकती है, वही सत्य है। जब उसने सोचा कि एक से अनेक बनूं तो उसे उससे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और अन्य जीव बने हैं। अतः जो कुछ भी दिखता है वह वही है। तो है श्वेत केतु, तुम भी वही हो। तो ये चीज कौन बताता है? ये कहता है कि जो उदालक था वो अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाता है और ये चीजें वो कहता है। अब इसमें देखो ये वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ब्रह्मा और जीव को समझने के लिए जो एक पिता पुत्र का संवाद दिया गया वह कौन से उपनिषद में दिया गया है? तो वे छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। ये चीज का ध्यान रखना, जो पिता पुत्र का आपस में संवाद है। ठीक है। ये चीज ये ध्यान रखना। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष से अभिप्राय है कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। मोक्ष से जीव का विनाश नहीं होता बल्कि वह ब्रह्मा में लीन हो जाता है, जिसका वह अंश होता है। यह एक चरम शांति की स्थिति होती है जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है। ये तो मोक्ष प्राप्ति का है, और ये मोक्ष हमें किससे प्राप्त हो सकता है? ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। तभी बोलते हैं ना कि गुरु बनाओ, गुरु से जो है। लेकिन आजकल गुरुओं का जो हाल है उससे तो मतलब आप लोग गीता पढ़ो, ठीक है, रामायणा पढ़ो, जितने भी वेद पढ़ो, तो उनसे आपको ऑटोमेटिक जो है खुद से ही ज्ञान हो जाएगा। तो अश्वमेध किया गया, ये क्या है? साम्राज्य की सीमा वृद्धि के लिए घोड़ों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। अश्वमेध को तो आप जैसे श्री राम ने जो अश्वमेध करवाया था उसमें जो घोड़े छोड़े थे और लव कुश ने उसको पकड़ लिया था, उसको ध्यान रख के आपको साम्राज्य की सीमा को वृद्धि के लिए किया जाता है ये।
राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता है? राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि इसमें ये आपको ये कोटेशन दे दी जाएगी, पर पूछेंगे कि इसमें से बताइए कौन सा यज्ञ कौन सा यज्ञ किया जाता है? राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है, कौन सा यज्ञ किया जाता है? राजसूय यज्ञ। देखो, राज मतलब राजा, ठीक है? राज मतलब ये राजा, अश्व मतलब घोड़े, अश्व मतलब घोड़े, और जहाँ पर घोड़े छोड़े जाते हैं वो साम्राज्य की के विस्तार के लिए, सीमा के विस्तार के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ क्यों किया जाता है? अग्नि, देखो आप लोग जब क्या होता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो लास्ट मोमेंट में उसको क्या किया जाता है? अग्नि में उसको डाला जाता है। या फिर इससे ये भी मान सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि जैसे सीता को उसकी पवित्रता जानने के लिए वो कौन सा ये उसको अग्नि परीक्षा कौन सी दी थी? उसने परीक्षा कौन सी दी थी? अग्नि परीक्षा दी थी। तो वो पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में जो है वर्णित किया जाता है। अब इसको देखो ट्रिकी करो, अग्नि का जो सीता की परीक्षा ली थी वो आ गई अभी पवित्र है या नहीं है, इसीलिए उसे अग्नि परीक्षा दिलवाई गई थी। सबसे पहला तो ये। और ये स्वर्ग की ओर का मैंने पहले ही बताया था कि जब इंसान के लास्ट मोमेंट पे जो मर जाता है और उसको अंतिम संस्कार के लिए जो अग्नि में उसको अंतिम संस्कार किया जाता है तो अग्नि से किया जाता है, तो उसे सीधा जो है स्वर्ग को की ओर ले जाने का जो है एक साधन है, तो उस हिसाब से इसको आप मान सकते हैं, तो इससे याद हो जाएगा। फिर आता है वाजपेय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन। वाजपेयी यज्ञ क्यों किया जाता है? शक्ति प्रदर्शन के लिए, यानी किसमें कितनी शक्ति है। और रथ दौड़, ये जो आपने देखा होगा जैसे कार रेस होती है, साइकिल रेस होती है, बाइक रेस होती है, ऐसे ही ये रथ दौड़ होती है। रथ दौड़ के लिए जो क्या किया जाता है, ये वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? ये ऋग्वेदिक काल है और ये उत्तरवेदिक काल है। आपको क्या करना है? राजनीतिक जीवन, ये इसका दोनों का ऐसे ही अपने में वहां से जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, आप ऐसे ही उसमें पहले ऋग्वेद काल और दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे लिखिए, तो वो अच्छे से आपको, जो सिमिलर है उसको नोट डाउन मत करना, लेकिन जो डिफरेंट है उसको करना, जिसमें दोनों में अंतर है तो उसको लिखना है, ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट रहे कि ये सामाजिक जीवन ऐसे ही करना है आपको, फिर आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन करना है। और ये एक्सरसाइज है भाई, ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से खुद से सोल्व करनी है। अगर मैं करवा दूंगी तो फिर आपको जो चैप्टर आपने समझा है और वो जो उसके बाद अगर आप इसको सोल्व करा हुआ मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई कैसे, मतलब आपको कितना अच्छे से समझ में आया है, कितना आपने किया है, ठीक है? ऋग्वेद में ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग में ही बताया है कि कितने उसमें मंडल है, कितने सूक्त हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर ये ग्राम में बड़ी संस्था कौन सी होती है, ये भी मैंने ऊपर समझाया हुआ है। मनुष्य का जीवन डैश आश्रम में बटा हुआ, ये अभी थोड़ा देर अभी बताया था। क्या पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था और वह डैश की राजधानी थी। ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर इसके अंदर बताया हुआ है। उत्तर मीमांसा को डैश भी कहते हैं। अभी मैंने ऊपर मीमांसा का भी बताया था ना आपको क्या कहते हैं उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी कहा था ना कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अगर नहीं समझ में आते हैं ना, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि जिस क्वेश्चन का अगर आपको डाउट लगता है या आंसर नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फिलअप दिए हुए हैं, तो आप इन फिलअप को जरूर कीजिए। जैसे ये डैश यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़, ये तो अभी किया हुआ आपने, लास्ट में ही किया हुआ है कि रथ दौड़ किसमें होती है। डैश काल को आर्यों की प्रगति का काल कहा जाता है, ये भी आपको बताया हुआ मैंने कि आर्यों की प्रगति किस काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में राजा के एक कर एक तीर करने वाले अधिकारी को डैश कहा जाता, बिल्कुल क्लियर समझाया था वहां पे क्या कहा जाता, उन्हीं को अंडरलाइन करवाया हुआ है। डैश नदी ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये चीज सब अब मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है? इसको पहले सोल्व करना, और ये जो मैच द फॉलोइंग है ना, ये जरूर करना भाई, जो मैथ्स करने हैं ना ये वाला ही, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर एज इट इज ही उठा देता है इसको, एज इट इज उठा के आपके एग्जाम में पुट कर देता है, और आपको ये अच्छे से सोल्व करना है इसको, ठीक है? अच्छे से आपने करना है। अब जैसे ये दिया हुआ है राइट रॉन्ग दिया हुआ, वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से बताइए कि इससे रिलेटेड क्या है? तो ऐसे ही उसमें से राइट रॉन्ग में से उठा लेगा, तो आपको बताना है कि उसमें उसकी एक विशेषता दे देगा, 3 अलग से दे देगा, तो पूछेगा इसमें से कौन-सी सही है? या फिर दे देगा 3 एक जैसी दे देगा, एक डिफरेंट दे देगा, तो बोलेगा कि इसमें से बताइए इसकी कौन-सी नहीं है। तो ये चीज़ आपको करनी है ये पूरा अच्छे से। ठीक है? विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आपको ये क्वेश्चन है ना, है
वन वर्ड क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन इसको भी आप अच्छे से करना क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन उठा लेता है और आपको आना चाहिए इसमें से, ठीक है? तो वही बहुत अच्छे से एक्सरसाइज़ इन्होंने दी हुई है। तो अब वही ये था आपका सेकंड पार्ट था, इससे फर्स्ट पार्ट जो है मैं पहले डाल चुकी हूँ, ठीक है? इससे पहले के पार्ट में वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, ये सब मैं करवा चुकी हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझ के अच्छे से इसको करना है, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आपकी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और बहुत अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन करवाया हुआ है। कहीं कुछ नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइज़ इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आपने कंटेंट अच्छे से कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आप जब एग्ज़ाम आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से बहुत हाई हाई जो स्कोर से आपका जो है एस्टेट क्वालीफाई होगा और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और साथ में आपका साथ-साथ आपका जो आफ्टर एग्ज़ाम के जब आप जॉब के लिए भी एग्ज़ाम देते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, उसमें भी आपका सब्जेक्टिव आता है, तो उसके लिए भी आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है? तो आपका बहुत मतलब इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है? तो गाइज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने ना इसमें साइकोलॉजी की, हिंदी की और हरियाणा जीके की इसमें क्लासेस डाली हुई है इस चैनल पे। आप एक बार सीडीपी की क्लासेस देखना, हिंदी की क्लासेस देखना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट नोट के साथ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको विद जो पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं आए हुए उनमें उनके साथ आपको करवाए हुए, एक बार उन क्लासेस को जाकर ज़रूर देखिए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।